अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज हम निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के मॉड्यूल 9 जो कि गणित का शिक्षा शास्त्र है पर विस्तृत चर्चा लेकर उपस्थित हैं। इस मॉड्यूल 9 को सरल बनाने की हमारी इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ आज जो एक्सपर्ट जुड़े हैं वे गणित विषय के समर्पित व्यक्तित्व हैं तथा गणित में उनका ज्ञान उच्चतम स्तर का है। आप समझ गए होंगे कि गणित की आज की हमारी चर्चा के एक्सपर्ट हैं सोनल जैन मैम तथा प्रकाश जैन सर। सोनल जैन मैम एकीकृत कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सह शिक्षा गढ़ा में पदस्थ हैं तथा प्रकाश जैन सर एकीकृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय समर हाई जबलपुर में पदस्थ है। गणित के शिक्षा शास्त्र के इस मॉड्यूल 9 की संपूर्ण विषय वस्तु को सिलसिलेवार तथा इन डेप्थ हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से समझेंगे। तो हम अपनी चर्चा शुरू करें इसके पहले मैं प्रमोद श्रीवास्तव विकासखंड अकादमिक समन्वय नगर शिक्षा केंद्र 1 जबलपुर आज के हमारे एक्सपर्ट द्वय श्रीमती सोनल जैन मैम, प्रकाश जैन सर एवं विषय को गहराई से जानने के इच्छुक आप सभी का हृदय तल से स्वागत करता हूं। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि अपने स्लोगन के साथ आइए विस्तार पूर्वक हम अपनी चर्चा शुरू करें और चर्चा के क्रम में मेरा पहला प्रश्न सोनल जैन मैम से है और वह यह है कि गणित के शिक्षा शास्त्र का मॉड्यूल 9 को पढ़कर किन उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकेगी। नमस्कार सभी को। और आज के इस निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 9 गणित के शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत जो हमारे इस शास्त्र का उद्देश्य है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस गणित शिक्षा शास्त्र का उद्देश्य क्या है। तो अध्ययन और अध्यापन की रणनीतियों से परिचित होते हुए हमको विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करने का जो मूल्यांकन है, पहला उद्देश्य तो वो है कि बच्चों का मूल्यांकन हमको करना है। केवल हमें अपने टीचिंग से कि टीचर अपना केवल ज्ञान दे रहा है और बच्चे उसमें सहभागिता नहीं कर रहे हैं, हमको साथ साथ बच्चों का मूल्यांकन भी करते जाना है। दूसरा है राज्य की पाठ्यचर्या और अधिगम परिणामों में दी गई जो दक्षताएं हैं और जो कौशल है उनके बीच में हमको संबंध स्थापित करके चलना है। तीसरा, कक्षा स्तर के जो अधिगम परिणाम को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रियाओं का हमको संचालन में सक्षम होना है, उसका संचालन करने में हमको सक्षम रहना है। फिर चौथा है पाठ्य सामग्री और शिक्षण अधिगम रणनीतियों की प्रकृति के अनुरूप उपयुक्त अधिगम संसाधनों की पहचान करना है। साथ ही हमको सभी बच्चों की सतत अधिगम प्रगति सुनिश्चित करने के लिए शैक्षणिक प्रक्रियाओं के साथ साथ हमको उनका मूल्यांकन भी करते जाना है, मूल्यांकन को भी हमको उसमें शामिल करना है। तो इस प्रकार ये उद्देश्य यदि हम लेके चलते हैं तो हम निश्चित ही अपने बच्चों को गणित में दक्ष कर सकते हैं और बच्चे भी रुचि लेकर गणित में अपनी सहभागिता कर सकते हैं। गणित के शिक्षा शास्त्र के मॉड्यूल 9 का उद्देश्य तो हमने जान लिया। अब प्रकाश जैन सर, एक प्रश्न यह उठता है कि इस मॉड्यूल की सामग्री का फ्लो किस प्रकार से रखा गया है, किस प्रकार तय किया गया है। चलिए सर, सभी को नमस्ते। सर आपका भी पहले तो शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो निष्ठा मॉड्यूल 9 के विषय में, गणित के विषय में जो बात हो रही थी, तो आपका क्वेश्चन था मॉड्यूल में सामग्री की रूपरेखा कैसी रखी गई है। मैं उस तारतम्य में कुछ कहना चाहता हूँ। जो सामग्री की रूपरेखा कि भाई आपको जो भी सामग्री बच्चों के साथ जो भी करना है, पहले उसके साथ क्या आपको स्थितियां क्लास में लानी चाहिए। तो सबसे पहला है गणित शिक्षा के लिए संक्षिप्त परिचय दिया गया। यह पहला जो सामग्री के अंतर्गत आता है। दूसरा है गणित की प्रकृति और स्कूल स्तर पर गणित सीखने के सामान्य उद्देश्यों की जानकारी भी दी गई है। माने उसके साथ आपको स्कूल की जानकारी और जो माने बच्चों का स्तर है, स्कूल का स्तर है, उसको भी देखकर काम करना है। तीसरा है प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यक्रम अपेक्षाएं और अधिगम प्रतिफल पर भी चर्चा होना, ये एक बहुत आवश्यक पॉइंट है।
चौथा पॉइंट है प्राथमिक स्तर पर शिक्षण अधिगम जो रणनीतियां होती हैं और मूल्यांकन की प्रस्तुति वो बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, जिससे बच्चे उस चीज को समझ सकें। पांचवा पॉइंट है उच्च प्राथमिक स्तर। उच्च प्राथमिक माने जैसा आप 9 10 वगैरह है, उनकी जो पाठ्यक्रम की अपेक्षाएं हैं और प्रतिफल, भाई आपको क्या बोलना चाहिए, उतना बच्चों को अपन जो शिक्षा दे रहे हैं, जो गणित से उनको बता रहे हैं, तो हाई स्कूल में जाके बच्चा कर पाएगा कि नहीं, ये भी हमारे दिमाग में होना बहुत जरूरी है। तो हमारी सामग्री ऐसी हो कि हम उन बच्चों के प्रतिफल पर भी चर्चा कर सकें। छठवा है उच्च प्राथमिक स्तर पर। उच्च माने अपना 10th के बाद 11 12th में भी जब बच्चा जाता है तो वो अपना अधिगम माने कितना कुछ सीखा है, उसकी रणनीतियां हो, मूल्यांकन की प्रस्तुति, वो अपनी प्रस्तुति करना थोड़ा बेस जो है वो सीख जाता है कि नहीं। इस प्रकार से ये सामग्रियां जो है मॉडल में, इनकी रूपरेखा इस तरीके से बनानी चाहिए। और हमारे टीचर्स इसमें बहुत सहभागिता भी कर रहे हैं, कुछ हद तक हम सफल भी हुए हैं। आप सभी का धन्यवाद सर। गणित के बारे में कहा जाता है कि गणित के अभाव में भाषा गूंगी हो जाती है। गणित हमारे जीवन की रोजाना की गतिविधियों में इतना उपयोग होता है, तो कई सारे लोगों को गणित कठिन क्यों लगता है, ये मन में प्रश्न आता है। यदि गणित की कुछ प्रकृति उसे कठिन बनाती है, तो ऐसा भी तो बहुत कुछ होता होगा जो इसे आसान बनाता है। सोनल मैम, अब हमें आपसे जानना है कि विद्यालय स्तर पर गणित अध्ययन के सामान्य उद्देश्य क्या हो सकते हैं, तथा गणित की प्रकृति भी इसी सीक्वेंस में आप अच्छे से हमें समझा दीजिए। जी सर, धन्यवाद। आज हम देखेंगे कि जैसे हम देखते हैं कि गणित जो है वो हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम दिन भर में पता नहीं कितनी बार गणित का उपयोग अपने जीवन में करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण भाग है। हम प्रतिदिन अपनी दैनिक जीवन में बहुत सी गतिविधियां करते हैं, इसलिए हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हम गणित को जानें कि गणित है क्या और उसकी प्रकृति क्या है। यूं तो हम लोग सभी ने प्राथमिक और माध्यमिक स्तर तक गणित सभी ने पढ़ा है, और चूंकि प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में गणित शिक्षकों का बहुत अभाव है, इसीलिए जो शिक्षक गणित के नहीं हैं वह भी क्या है, गणित बहुत वर्षों से पढ़ा रहे हैं, परंतु तब भी क्या है कि बच्चों में गणित के प्रति उतना रुचि नहीं आ पाई है। बच्चों को गणित विषय कठिन लगता है, बहुत कम परसेंटेज ऐसा होता है कि बच्चे गणित में रुचि लेते हैं प्राथमिक माध्यमिक स्तर तक। तो हमको ये देखना है कि ऐसी कौन सी प्रकृति गणित की है जो उसको कठिन बनाती है, तो क्या हम उस कठिन प्रकृति को आसान बना के बच्चों को गणित के अवधारणाओं को बता सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि गणित एक अमूर्त विषय है, मतलब हम सभी चीजों को स्थूल रूप से सामने दिखा नहीं सकते, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें ऐसी अवधारणा जरूर होती है जिसके माध्यम से हम गणित का प्रयोग करते हैं और अपनी बातों को समझाते हैं। तो इसके लिए एक अपन उदाहरण जैसे लें कि मान लीजिए हम आपको ये दिखा रहे हैं कि कितनी उंगलियां हैं, तो ये आपने कहा ये 7 उंगलियां हैं, तो क्या ये संख्या 7 ही, मतलब ये उंगलियां जो हम दिखा रहे हैं कि यही 7 है? और भी हम कह सकते हैं कि यदि हमने 7 को ऐसे लिखा, सा में आ की मात्रा और ता लगा के लिखा, तो क्या हम इसी को 7 कहेंगे? या हम कह सकते हैं कि हमने जैसे अंग्रेजी में लिखा SEVEN 7, तो क्या यही 7 की अवधारणा है? या फिर हमने आपको ऐसा लिख के 7 दिखाया, तो क्या हम इसी को 7 कहेंगे? तो हम देखते हैं कि ये 7 नहीं है, 7 इसको नहीं कहेंगे। ये तो 7 को बताने के लिए शब्दों के माध्यम से या संकेतों के माध्यम से हमने उसको प्रदर्शित किया है, बल्कि अब हमको बच्चों को ये बताना है कि संख्याएं क्या होती हैं। जो हम संख्याओं की अवधारणा बताते हैं कि 7 की अवधारणा क्या है। 7 एक ऐसी संकल्पना या अवधारणा है जिसमें हमको यह बोध होता है कि किसी भी समूह में कितनी वस्तुएं हैं। तो हमको जैसे मान लीजिए कोई समूह है, उसमें 7 वस्तुएं हैं, तो हम ये बताएंगे कि 7 जो है ये 7 की अवधारणा है। बाकी जो हमने ऊपर बताया वो सभी तो उसको प्रदर्शित करने के या उसको व्यक्त करने की तरीके हैं। तो इस प्रकार गणित में हम जो संख्याएं बच्चों को बताते हैं, तो हमको संख्याओं की अवधारणा बताना बहुत जरूरी है। बिना अवधारणा बताए हम बच्चों को केवल लिखवा देते हैं संकेतों के माध्यम से, तो वो ना होकर हमको पहले उसकी अवधारणा को स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। जब तक बच्चों को अवधारणा स्पष्ट नहीं होगी,
तब तक बच्चे समझ नहीं पाएंगे और फिर बच्चे गणित में कमजोरी रहेंगे। तो हर विषय मतलब गणित के हर विषय में अवधारणा को स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि उसके पीछे अवधारणा क्या है। हमने गणित अध्ययन के प्रकृति जानी, उद्देश्य जाने और इसी क्रम में प्रकाश सर आपसे जानना है कि मैथ्स क्यूरिकुलम में प्राथमिक स्तर पर क्या अपेक्षाएं हो सकती है। जी सर, प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों से जो अपेक्षाएं की जाती हैं उसमें कुछ मैंने पॉइंट वार रखा हुआ है। तो पहला ये है कि जब बच्चा आता है तो उसको गिनती और संख्या प्रणाली को समझाया जाए, माने पहले वो समझना स्टार्ट हो जाए। और खासकर एक मेरा भी सोचना जो है, थोड़ा सा मैंने भी अनुभव किया इतनी साल की नौकरी में, मैं 3 चीज़ों पे चलता हूँ। जब भी मैं अध्ययन अध्यापन कराता हूँ तो मेरे 3 चीज़ें आती हैं बच्चे के दिमाग के लिए। पहला, इंटरेस्ट पैदा करना उनमें, जिसमें वो गणित में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट हो। अब आप इंटरेस्ट किस तरीके से करेंगे ये आप पर डिपेंड करता है। दूसरा है इंटेलिजेंट बनाना। अब जब वो इंटरेस्ट लेने लगा तो उसके बाद उसको इंटेलिजेंट बनाएं आप। जब वो इंटेलिजेंट बनने लगता है तो ऑटोमेटिक, मैंने जो एक्सपीरियंस किया, जो अनुभव लिया, वो यही था कि बच्चा जो है वो खुद खोजी प्रवृत्ति का हो जाता है और इससे बच्चा बहुत जल्दी गेन करता है। तो इसी प्राथमिक स्तर पे मैंने भी पढ़ाया है। मैंने यही 3 चीज़ों को अपना के और यही अपेक्षाएं लेकर के मैंने काम किया था। आज जो मॉडल के माध्यम से बताया जा रहा है वो उसमें ये बताया जा रहा है कि आप गिनती और संख्या प्रणाली को अच्छे से समझाएं, आप भी समझें, फिर बच्चे के सामने प्रेजेंटेशन ऐसा करें कि बच्चा उसको इजीली समझ सके। दूसरा है कि गणितीय तकनीक जो दशमलव पद्धति वगैरह है उसको भी बच्चा समझ सके। ये आपको समझाना इस तरीके से है कि बच्चे के दिमाग में आ जाए कि डेसिमल फॉर्मेशन में क्या होता है, दशमलव में, वो कंफ्यूज ना रहे। ये जो प्राइमरी स्तर पे यदि आप बच्चे को इतना भी कर देते हैं, दशमलव वगैरह उसके दिमाग में शब्द भी आ जाता है, तो आगे जब वो 6th 7th 8th में आता है तो उसको ये समझ में आ जाता है हाँ दशमलव कैसे आया। भले ही 5th तक उसको दशमलव इतना समझ में नहीं आता, लेकिन यदि आप किसी चीज को बार बार रिपीट करेंगे तो 100 में से मेरा जो सोचना है 70% बच्चे के दिमाग में रहता है। जब उसको आगे की क्लासों में वो आता है, वो 70% से जब हम उसको जोड़ते हैं तो वो 90% तक कवर करने का प्रयास करता है। तीसरा हमने रखा है इसमें कि 3 अंकी संख्याएं जो होती हैं उनको गणना कर सके सरल तरीके से, और अपने दैनिक जीवन में जो क्रियाकलाप हैं उस पर वो लागू करके व्यवहारिक ज्ञान जो होता है उससे वो माने समझ सके और अपने आप को गणित में कमजोर ना मान करके आगे बढ़ सके। चौथा पॉइंट है 3 अंकों की संख्याओं पर जोड़, घटाना, गुणा, भाग जो संक्रियाएं हैं इनको भी करने के लिए मानक विधि को समझकर उसका उपयोग करें। होता है कई बार बच्चों के दिमाग में, कुछ बच्चे गॉड गिफ्टेड होते हैं, कुछ अपना जोड़ घटाना अलग से ही करके बताते हैं, फिर भी अपन उनको नजरअंदाज ना करें, उनकी विधि को प्रोत्साहित करें, लेकिन उनको जो मानक विधि है कि भाई जो तरीका है, यदि हिंदी में समझाया जाए जैसे जोड़ घटाना जो अपन करते हैं वो इकाई से ही शुरू करें, एकदम से आप सैकड़े या दहाई पर ना जाएं। ये प्राइमरी स्तर पे थोड़ा थोड़ा जो बच्चे टेक्निकल गलती करते हैं उसको वॉच करते रहें तो उससे और उनको जानकारी मिलेगी। 5वां पॉइंट रखा है आकार एवं आकृतियों की समझ भी बच्चों में आ जाए। 6वां है संख्याओं पर जो संक्रियाओं के मानक विधि की समझ के साथ गणितीय भाषा और संकेत, इनकी समझ को भी वो विकसित कर सके, माने संकेतों में भी कर सके। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं प्लस और गुणा, माने धन का चिन्ह और गुणा के चिन्ह में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनको बताएं धन का चिन्ह जो होता है वो हमारे डॉक्टर्स के उसमें आपने लाल कलर से देखा होगा, हर डॉक्टर के पास एक धन का चिन्ह होता है। गुणा का चिन्ह यदि आपको देखना हो तो बच्चों को आप बता सकते हैं कि अपने जितने भी पावर हाउस या ट्रांसफार्मर वगैरह लगे हैं वहां आप देखिए लाल कलर से एक गुड्डा बना रहेगा, खोपड़ी बनी रहेगी, उसके नीचे क्रॉस का चिन्ह मिला रहेगा, या नो पार्किंग के लिए एक क्रॉस का चिन्ह। तो आप उनको इस तरीके से संकेतों से समझा सकते हैं कि बेटा आप कभी कंफ्यूज ना हो,
धन और गुणा के चिन्हों में। 7वां पॉइंट लिखा है कि पूर्ण के हिस्से को भिन्न रूप एवं साधारण भिन्न को बढ़ते और घटते क्रम में प्रदर्शित कर सके। यदि आप भिन्न की बात कर रहे हैं, भिन्न का मतलब है, भिन्न जो है वो शब्द ही डिफाइन करता है कि जो हम प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या पढ़ रहे हैं उससे भिन्न, अलग, हट करके। फिर वो अंश और हर में आ जाती है। तो बच्चों को साधारण भिन्न से शुरू करें, उनको भिन्न की प्रॉपर जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करें, आप भी क्लियर हो जाएं। उससे क्या होगा कि बच्चों को बताने में अपन को परेशानी नहीं आएगी। 8वां पॉइंट हमने जो सबसे आखिरी रखा है वो है परिवेश, बाहरी वातावरण से सरल आंकड़ों का संकलन, माने कुछ आंकड़े एकत्रित करना, उनकी व्याख्या कर सकना और दैनिक जीवन में उनका क्या उपयोग है, क्या महत्व है, उनको भी कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, प्राय हमारे यहाँ मौसम परिवर्तन होते हैं, डॉक्टरों के यहाँ भीड़ लगती है। सोमवार को मान लीजिए कुछ 10 पेशेंट आए, मंगलवार को 3 आए, बुधवार को फिर अचानक संख्या बढ़ गई या कम हो गई। तो ये दैनिक जीवन में जो आंकड़े आते रहते हैं, इनसे अपन उनको भी यदि बताएं बच्चों को, तो प्राइमरी स्तर के बच्चे इस चीज को बहुत जल्दी गेन अप करते हैं, क्योंकि ये उनका देखा हुआ है। जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में जैन मैडम ने बताया कि हमें बच्चों को मूर्त रूप से, माने जो वो जानते हैं, लेकिन हमें उनसे निकलवाना है। वो सब देखते हैं, सब जानते हैं वो, लेकिन हमें उनसे कैसे निकलवाएं, ये चीज आ जाए। तो मेरी ख्याल से ये जो मॉडल 9 दिया गया है और जो हमारा जो लक्ष्य है वो काफी हद तक हल हो सकता है। धन्यवाद सर। इसी क्रम में मॉड्यूल 9 की ही हम चर्चा कर रहे हैं। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए एक बात यहाँ पर बड़ी स्पष्ट हमें समझ में आई है कि पेडागॉजिकल प्रोसेसेस जो होते हैं उसमें शिक्षकों से ये अपेक्षा रखी गई है कि वे विभिन्न अवधारणाओं को सिखाने के दौरान बच्चों को ऐसे अवसर प्रदान करें जिससे वे अपने आसपास के वातावरण की छानबीन कर सकें और उनसे संबंध स्थापित कर सकें। इन अपेक्षाओं पर एक नवाचारी और सृजनशील शिक्षक विभिन्न सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं का उपयोग भी करता है, जो बच्चों द्वारा सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। तो इन सारे सीक्वेंस के क्रम में सोनल मैम, आपसे एक प्रश्न है कि आप किसी एक कक्षा, फॉर एग्जाम्पल 5th कक्षा के गणित को सीखने सिखाने की कुछ प्रक्रियाएं और उनके प्रतिफल को अगर हमें जानना हो आपसे, तो आपका जवाब क्या होगा? जी सर, सबसे पहले तो हम इसके लिए बच्चों को जोड़ों में या समूहों में या व्यक्तिगत रूप से भी उनको कार्य करने का अवसर दें। और हम इसमें जो हमारी सीखने सिखाने की प्रस्तावित प्रक्रियाएं हैं, उसमें 5वीं तक के बच्चों के लिए कम से कम 1000 से बड़ी 1000 से बड़ी संख्याओं की आवश्यकता होती है। तो हम उन संख्याओं पर उनको स्थानीय मान का प्रयोग करना सिखा दें। स्थानीय मान, उन संख्याओं पर हम किस प्रकार से स्थानीय मान निकालते हैं, तथा 9000 से बड़ी संख्याएं जो होती हैं उनका हम उनको लिखना और पढ़ना सीख जाएं। प्लस यदि हम 9999 में 1 जोड़ते हैं तो हम जो प्राप्त संख्या होगी उसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये हम उनको एक प्रक्रिया, उनके लिए प्रस्तावित प्रक्रिया हो सकती है। फिर दूसरा, हम बच्चों के लिए भिन्नों के संबंधित एक समूह का हिस्सा, उसको हम भिन्न कहते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है, इसके संबंध में भी कुछ प्रक्रियाएं उनको दे सकते हैं। जैसे बांटने के लिए हम अपन क्लास में हम जैसे बोल दिया कि एक चॉकलेट है, तो एक पूरी पूर्ण चीज है, यदि मान लीजिए हमने उसके 2 हिस्से किए, 2 बराबर भाग किए, तो प्रत्येक भाग कितना कितना होगा। बच्चों को 2 बच्चों को खड़ा करके हम ये एक गतिविधि भी करा सकते हैं कि 1/2, यदि हमने एक चॉकलेट के 2 भाग किए तो दोनों बच्चों को बराबर बराबर भाग मिले, और प्रत्येक भाग को हम कहेंगे आधा, और गणितीय भाषा में उसको कहेंगे 1/2। फिर हम भाग देने के तरीके, जैसे उसमें विभाजन या गुणा के रूप में हम कैसे भाग, गुणा का उल्टा कैसा भाग हम कर सकते हैं। भाग की प्रक्रिया को यदि हमको 2 भिन्नों की भाग करना है तो हम उसमें किस प्रकार से गुणा की प्रक्रिया का उपयोग करके हम 2 भिन्नों के विभाजन को कर सकते हैं। तो ये प्रक्रियाएं भी हम उसमें रख सकते हैं। फिर उसके बाद विभिन्न तरीकों, जैसे कागज को मोड़कर या छायांकन द्वारा भी भिन्नों की तुलना करना उनको बता सकते हैं बच्चों को। और दशमलव भिन्न की अवधारणा को भी समझा सकते हैं। और इसके अंतर्गत हम कोणों की प्रारंभिक समझ का प्रदर्शन
और उनका वर्णन करना भी बच्चों को प्रस्तावित प्रक्रियाओं में रख सकते हैं। तो इससे सीखने के प्रतिफल में बच्चे क्या है, परिवेश में उपयोग की जाने वाली जो बड़ी संख्याएं हैं उनको बच्चे पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। फिर स्थानीय मान की समझ होने पर बच्चे उन पर चारों संक्रियाएं जो होती हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, उसको बच्चे करने में सक्षम हो जाते हैं। फिर एक संख्या यदि हम उनको भिन्नों के विभाजन या पूर्ण संख्याओं का विभाजन सिखाते हैं तो बच्चे ये आगे अपने और भी संख्याओं पर विभाजन की प्रक्रिया को कर सकते हैं। और भिन्नों को दशमलव में बदलना, दशमलव को भिन्नों में बदलना, ये सब भी हम बच्चों को सीखने के प्रतिफल के अंतर्गत दे सकते हैं। कोणों तथा आकृतियों की अवधारणाओं की खोजबीन बच्चे करते हैं। जैसे हम उनको कोणों की अवधारणाएं बता दी तो उसके बाद हम उनको आसपास परिवेश से या जहां पर हम हैं वहां से देख के उनको बता सकते हैं कि आप यहाँ से ढूंढें कि किन किन वस्तुओं से हम कोणों की अवधारणा को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम बच्चों के सीखने के प्रतिफल को बढ़ा सकते हैं और बच्चे अपनी गतिविधियों को करके दक्ष हो सकते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ये जो है प्राथमिक स्तर पर, इसके संदर्भ में स्कूली गणित का दृष्टिकथन क्या कहता है, प्रकाश सर से जानना है। और इस स्तर पर शिक्षण शास्त्र में विभिन्न अवधारणाओं, दक्षताओं और कौशलों के विकास के दौरान गतिविधियों का अनुक्रम क्या हो सकता है, प्रकाश जैन सर। जी सर, थैंक यू सर। एनसीएफ 2005 में और हमारे पहले भी जो शिक्षा के जो नियम बनाए गए थे बच्चों के हिसाब से कि हमें अब जो बच्चा चाहिए है जो राष्ट्र और देश के लिए तरक्की कर सके, वो इस तरीके का बच्चा हो कि हम उसको खोजी प्रवृत्ति का बना सके। वो बहुत माने उसके दिमाग में ये चीज इतनी स्पीड से आना चाहिए क्योंकि हमारा बहुत फास्ट मूवमेंट अभी चल रहा है। तो एनसीएफ 2005 की दृष्टि से प्राथमिक स्तर के अध्यापक का काम जो होता है वो बहुत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्राथमिक अध्यापक एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाता है और केवल वही तय करता है कि विद्यालय के बाद के वर्षों में बच्चा कैसे और क्या सीखेगा और उसकी लाइन जो भी है आगे जाके बच्चा राष्ट्र के लिए क्या सहयोग करेगा, ये प्राथमिक स्तर पर टीचर्स को समझ में आने लगता है। तो इसके लिए जो अनुक्रम है उसमें दूसरा है, माने पहला अनुक्रम जो मैंने रखा है वो ये है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए एक विशेष प्रकार की व्यवस्था या विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है जिसमें ज्ञान व कौशल दोनों शामिल हैं। ज्ञान भी हो बच्चे को और वो कौशल में निपुण भी होता जाए। दूसरा जो अनुक्रम है उसमें यह है, इस स्तर पर बच्चों की सोच प्रमुख रूप से उनके चारों ओर जो भी वो जानते हैं मूर्त वस्तुओं की उसके आसपास घूमती रहे, जिसमें बच्चा बहुत अधिक जल्दी गेन कर सके, उसका फायदा उठा सके, बच्चा जल्दी सीख सके। इस स्तर पर शिक्षण शास्त्र में विभिन्न अवधारणाओं, दक्षताओं और कौशलों से निपटने के दौरान गतिविधियों के निम्न अनुक्रम और भी शामिल किए हैं। स्कूली गणित दृष्टि का जो कथन होता है, माने जो स्कूल स्तर पर, ये तो सामान्य भाषा की बातें हो गई अपनी, तो स्कूल स्तर पर यह है कि बच्चे गणित से बड़े भयभीत होते, तो उनको ऐसा गणित दिया जाए कि वो उसका आनंद उठाए, माने बच्चे को पढ़ने में अच्छा लगे, खुश हो जाए। जो मैंने अपनी बात कही थी कि बच्चे में रुचि, गणित में रुचि आए, रुचि आएगी तो वो कौशलों पे भी जाएगा और इंटेलिजेंट भी बनेगा और जो खोजी प्रवृत्ति हमारा जो एम है वो भी होगा। दूसरा है प्राइमरी स्तर के लिए जो अनुक्रम, वो बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें। महत्वपूर्ण का मतलब यह है कि जो आपके सिलेबस के अनुसार है वो तो सीखे ही सीखे, साथ में जो व्यवहारिक ज्ञान होता है उसको भी वो सीखते चले। तीसरा है बच्चे गणित को ऐसा विषय माने जिस पर वे बात कर सकते हैं, जिससे संप्रेषण हो सके, वो एक दूसरे को समझा सके, बात कर सकें, आपस में चर्चा कर सकें और साथ ही साथ कभी ऐसा एक काम आ जाए तो वो काम भी कर सके। जैसे सपोज पंडित लज्जा शंकर झा में हम लोग भी पढ़े हैं, सर आप भी वहीं से थे, तो अपने यहाँ जन्माष्टमी के समय झांकियाँ वगैरह रखी जाती थी,
तो टीचर्स उसमें कुछ नहीं करते थे, लेकिन बच्चे सब आपस में पैसा का कलेक्शन करें, पूरी अपनी झांकी को कैसे लेके आएंगे, पूरा सामान खरीद के लाएंगे। तो ये जब हम व्यवहारिक रूप से समाज से जुड़े, हम लोग सामान खरीद के लाए, फिर हम लोगों ने हिसाब को मेंटेन करके रखा, पैसे की कहाँ कमी हो रही है, कहाँ फिर और हम लोगों को कलेक्शन करना है। इससे हम लोगों को बहुत जल्दी जोड़ घटाना, गुणा भाग वगैरह में बिल्कुल दिक्कत नहीं आई, और उसका हम लोगों को प्रैक्टिस होती रही। तो ऐसी गतिविधियां भी होना मेरी विचार से वो आवश्यक है। चौथा, बच्चे सार्थक समस्याएं उठाएं और उसे हल करें। सार्थक, जो उनको समझ में ना आए वो वाली हो, जिसमें कुछ माने क्या बोलना चाहिए, बच्चे उस चीज से जुड़े रहें, हट करके बात ना करें। पांचवा, बच्चे गणित की मूल संरचना को समझें। स्कूली गणित के सेमी मूल तत्व, अंक गणित, बीज गणित, जो और भी गणित है हमारे अंक से संबंधित है, फिर बीज गणित, आगे जाके क्लासों में इसका उपयोग बहुत ज्यादा है। बीज गणित के बाद रेखा गणित भी है, स्टार्टिंग से ही है, कोण वगैरह से स्टार्ट हुआ है, रेखाओं से स्टार्ट हुआ है। फिर त्रिकोणमिति आ जाती है हमारी उच्च माध्यमिक में, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में, माने 9th-10th से त्रिकोणमिति की है। ये सब की अवधारणाएं भी वो समझ सके, ये हमको बच्चे को इस तरीके से बनाना है। छठवा, अध्यापक कक्षा में सभी बच्चों के साथ विश्वास के साथ काम करे कि प्रत्येक बच्चा सीख सके, और बच्चे बहुत जल्दी, बच्चे शिक्षक को बहुत अधिक पसंद करते हैं। यदि शिक्षक बहुत अच्छा है तो बच्चे भी बहुत अच्छे मिलते हैं। यही मेरी अपेक्षाएं और यही अनुक्रम थे। थैंक यू सर। प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने सिखाने के कुछ तरीके जो ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, सोनल जैन मैम, क्या आप हमारे साथियों को बताएंगी? जी सर, प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने और सिखाने के तरीके हैं। पहला तो बच्चे जो अपने आसपास बहुत सी चीजें ऐसी देखते हैं जिसके माध्यम से वो गणित सीख सकते हैं। फिर एक और बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को गणित सिखाने का, जो एक बहुत अच्छी मेथड है, वो है ELPS, ELPS, जहाँ पर E अनुभव, एक्सपीरियंस, L फॉर लैंग्वेज भाषा, और P फॉर पिक्चर या चित्र, और S फॉर सिंबल। तो अनुभव, बच्चे जैसे मान लीजिए शिक्षक उनको अपने हिसाब से अपने परिवेश से कोई कुछ सिखाना चाह रहा है, लेकिन बच्चे जो अपने घर से अनुभव लेके आते हैं उसी के आधार पे बच्चे प्राइमरी स्तर पर बच्चे सीखने चाहते हैं। तो बच्चे का अनुभव, हम उनको अनुभव के आधार पर सीखने का भी मौका दें। फिर उसके बाद यदि बच्चे के पास अनुभव है तो वो अपनी भाषा के माध्यम से, जो उनके घर से लेके आते बच्चे, उनके मम्मी पिताजी की, या उनके परिवेश में जो जिस परिवेश से बच्चे आते हैं उस परिवेश में जो उनकी भाषाएं बोली जाती हैं वहां से, या जो उनकी जनजातियों की भाषा होती है उनके माध्यम से बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम उनको शुरू से ही आके बिल्कुल जो अपना तरीका है उससे उनको कनेक्ट करें, तो बच्चे नहीं हो पाते। तो दूसरा हो गया लैंग्वेज। तीसरा हो गया पिक्चरों के माध्यम से। जैसे हम बच्चों को शुरू में गिनती 1 2 3 4 5 6 संख्याएं जो बताते हैं संख्याएं, तो वो संख्याएं बच्चों के लिए चिन्ह होती हैं, और वो जब वो लिखते हैं तो वो उनके लिए चित्र का काम करती हैं। तो वो बच्चे चित्र समझ के ही उसको पढ़ते हैं। इसी प्रकार लेटर्स जो होते हैं अंग्रेजी के, अपन अल्फाबेट्स अंग्रेजी के A to Z होते हैं, तो उनको भी बच्चे, उनके बच्चों में जो समझ होती है वो चित्रों की ही समझ उनके अंदर विकसित होती है। तो इस प्रकार बच्चे चित्रों के माध्यम से भी, यदि मान लीजिए बच्चे ने हाथी का चित्र देखा है और यदि हम उसको दिखाएं, चित्र दिखाएं और नीचे एलिफेंट लिखा, तो चूंकि बच्चे ने वो सीखा है कि वो हाथी है, तो बच्चों को यदि हम पूछेंगे कि क्या है ई फॉर, तो बच्चा हाथी ही बताएगा, क्योंकि उसके दिमाग में वो चित्र की जो इमेज बनी है वो हाथी की है। तो इस प्रकार चित्रों के माध्यम से भी बच्चे सीख सकते। फिर यदि चित्रों के माध्यम से जैसे बच्चे सीखते हैं, तो फिर हम उनको संकेतों का प्रयोग कराएं, तो बच्चे संकेतों के माध्यम से भी एक दूसरे से इंटरेक्ट हो सकते हैं। मतलब एक बच्चा दूसरे बच्चे के संकेतों को समझ के भी आगे बढ़ सकता है। लेकिन हम सभी क्या करते हैं कि बच्चा स्कूल में आया तो उनको सीधे गिनती लिखवा देते हैं, जबकि हमने अभी शुरू में चर्चा की थी कि हमको उनकी अवधारणाएं बतानी है संख्याओं की, कि एक मतलब क्या, दो मतलब क्या। इस प्रकार से हम उनको अवधारणाओं से परिचित नहीं कराते। हम शुरू से ही उनको गणित तथा भाषा चिन्हों के माध्यम से सिखाना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है।
और इससे उनका, जैसे हम देखते संख्याओं का बोध नहीं होता, बच्चा बस देख के संख्या बता देता है, क्योंकि उसने चित्र के रूप में वो देखा हुआ शुरू में ही, तो वो देख के बता देता है, लेकिन वो रट लेता है संख्याओं को, उसको अवधारणा क्लियर नहीं होती। तो हम कोशिश करें कि बच्चे जो आते हैं हमारे पास, उनके अनुभव, उनकी भाषा और चित्रों और संकेतों के माध्यम से यदि हम उनको आगे बढ़ाएं और फिर हम उनको अपने हिसाब से आगे का अध्ययन कराएं, तो ज्यादा जी बच्चे जल्दी सीख सकते हैं। मतलब जी, बच्चों को हम अपनी चीजों को भर थोपे, उनकी चीजों को भी हमको सुन लेके चलना है। जी सोनल मैम, निश्चित ही आपके अनुभव, आपका संदेश मॉड्यूल के प्रशिक्षण से कुछ ना कुछ हमारे शिक्षकों में एक तर्क संगत समझ जरूर विकसित होगी। इसी क्रम में हमारे साथियों में एक स्पष्ट समझ बन सके, इसके लिए प्रकाश सर, गणित की कोई भी आप एक अवधारणा लेकर इसका लर्निंग आउटकम और आकलन से संबंधित कोई गतिविधि क्या आप सुझाना चाहेंगे यहाँ पर? जी सर, थैंक यू। क्या है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे जो होते हैं आमतौर पर कोण की जो ज्यामितीय अवधारणाएं होती हैं उसको समझने में, क्योंकि कोण शब्द जो है वो संस्कृत शब्द है, तो थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो जाते हैं और कोण शब्द सुन के भी उनको बड़ा अचंभा लगता है, क्योंकि बोलने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, वो समझ नहीं पाते। तो उनको समझाने के लिए जो जो कठिनाई है उनको समझने की, उसको दूर करने के लिए जो भी आप अच्छा तरीका, जैसे मैं भी कोण के बारे में जब बच्चों को बताता हूँ, तो वो जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे की दो दीवारें के बीच में जो कोना है उससे कोण रिलेटेड करके बता देता हूँ। ब्लैक बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड के चारों तरफ आप देखिए 4 कोने बने हुए हैं, उससे भी। तो फिर जब मैं उनको इस तरीके से कोण समझा देता हूं तो उनकी दिमाग में वो कोण बैठ जाता है। फिर आप लाइन खींच करके जो भी रेखाएं, रेखा खंड हैं, उनको खींचकर कोण की अवधारणाओं को स्पष्ट कर सकते हैं और बच्चे कभी भूलेंगे भी नहीं। पाठ्य पुस्तकों में कोण की अवधारणा को समझाने के लिए दी गई शब्दावली का उपयोग भी आप कर सकते हैं और कोण को परिभाषित ना करें। परिभाषित करने में क्या होता है, कभी कभी बच्चा वो परिभाषा को रट लेता, जैसे पहले बचपन में हम लोग भी यही करते थे, कोण की परिभाषा वगैरह याद कर लेते थे। लेकिन जब दैनिक जीवन में जब उसका यूज हुआ तब समझ में आया, अरे यार क्या भाई, हम लोग तो बिल्कुल एकदम से याद कर लेते थे, अब समझ में आ रहा है कि कोण क्या है। कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी हमारे यहाँ जब बिल्डिंग का निर्माण चल रहा था स्कूल वगैरह में, तो हमने बच्चों को साइड में ले जाके दिखाया, थोड़ा सा सिविल वर्क बच्चे देखे, उसमें जो जो चीजें थी, जैसे मैडम ने बताया आकृतियां, तो कुछ आकृतियों के बारे में उनको बताया। जब वो लोहा बांध रहे थे, जो रिंग बना रहे थे वो किस शेप का है, तो ये चीज टाइल्स आई, टाइल्स वगैरह उनको दिखाई, तो बच्चे स्क्वायर माने वर्ग, आयत, ये आकृतियां पहचानना स्टार्ट कर दिए थे। फिर आपने देखा होगा जब वो दीवार बनाते हैं मिस्त्री, तो एक कुछ धागे में बांध के और नीचे लटकाते हैं, तो त्रिभुजाकार वो आकार भी सीखे। लंबवत, उनको लंबवत जैसे शब्दों का, क्योंकि आगे जाके इसका भी उपयोग होना है, ये भी बताया। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो यदि हम प्राइमरी से बच्चों को सिखाएं या दिखाएं, दिखाने से बच्चा जल्दी सीख जाता है और आप धीरे धीरे उनकी कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहेंगे तो बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। सड़क के चौराहे पर भी बहुत सारे जो सड़कों के मिलान वगैरह के चिन्ह होते हैं वो भी दिखा सकते हैं। कोण के लिए एक और हमारे यहाँ जैन मैडम ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया जो शायद मेरे दिमाग में भी नहीं आया। कैंची, बच्चे सब कैंची का उपयोग करते हैं, आप कैंची को खोलिए, कोण की अवधारणा भी स्पष्ट की जा सकती है। घड़ी के कांटे तो हैं, प्राय मेरे ख्याल से सारे टीचर्स ये जानते हैं। हाथ पैर को मोड़कर भी बताया जा सकता है, दरवाजा भी खोलकर बंद करके कोण की अवधारणाओं को भी। और पार्क या अपने यहाँ जो अभी रैंप वगैरह बने थे, रैंप वगैरह में जो नत समतल का उपयोग करके अपन जो रैंप बनाते थे उसका भी कोण से संबंध बता के, इस तरीके से ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं जिससे आप कोण की अवधारणा को स्पष्ट कर सकते हैं। तो हमारे प्राथमिक स्तर के अध्यापक बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत बुद्धिजीवी होते हैं। थोड़ा सा बस यदि इन छोटी छोटी टेक्निकल तकनीकी बातों का ध्यान रखें
तो बच्चा बहुत अच्छा हो सकता है और गणित से बिल्कुल डरेगा नहीं, ऐसी मेरी सोच है सर। वहाँ प्राथमिक स्तर पे अभी हमने काफ़ी विस्तार पूर्वक चर्चा की। इस क्रम में अगर हम उच्च प्राथमिक स्तर अर्थात 6वीं से 8वीं तक के में आएँ, उच्च प्राथमिक स्तर अर्थात 6वीं से 8वीं तक की अगर हम चर्चा करें, तो सोनल मैम आपसे हमें ये जानना है जी कि सर। इस स्तर पर मैथ्स क्यूरिकुलम से क्या अपेक्षाएँ रखी गई हैं? सोनल मैम। जी सर। जो उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम है, उच्च प्राथमिक स्तर से तात्पर्य हमारा 6वीं, 7वीं, 8वीं की कक्षाओं के बच्चों से है, तो उनसे हमारी क्या अपेक्षाएँ हैं? तो जैसे कि वे संख्याओं के ठोस विचारों से ही संख्या की ओर आगे बढ़े। जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या 52 ली, तो 52 में 2 अंक है 5 और 2। अब यदि हम उनको बदल देते हैं, संख्या के अंकों का स्थान बदल दें, तो बच्चों में ये समझ होनी चाहिए कि बदलने के बाद जो संख्या मिलेगी, उस संख्या में कौन सा अंक इकाई पे होगा, कौन सा दहाई पे होगा। उससे हम स्थानीय मान के बारे में बता सकते हैं कि यदि संख्या के अंकों को बदल दिया तो कौन सा अंक किस स्थान पर आया तो उसका स्थानीय मान क्या होगा। फिर हम उनको उन्हीं 2 संख्याओं के माध्यम से ये पूछ सकते हैं कि आपको मतलब उनको संख्याओं के बड़े और छोटे की समझ है कि नहीं, कि यदि हम ऐसा करते हैं तो संख्या बड़ी होगी कि छोटी होगी। फिर यदि बच्चा सही बता सकता है कि बड़ी होगी कि छोटी, तो हम उनको ये बताएं कि बड़ी और छोटी में कितने का अंतर है। जैसे हम क्लास में एक उदाहरण बच्चों को ये दे सकते हैं बड़ी और इस टाइप की तुलना करने के लिए, कि मान लीजिए एक बच्चे को गणित में 50 में से मान लीजिए 30 नंबर मिले हैं और सबसे कम बच्चे को 50 में से 10 नंबर मिले हैं। तो हम ये पूछ सकते हैं कि इन दोनों बच्चों के नंबरों में कितने का अंतर है। तो इस प्रकार से हम उन संख्याओं के माध्यम से उनसे ये पूछ सकते हैं कि ज़्यादा है, कम है, बड़ी है, छोटी है। ये अवधारणाएँ उन बच्चों को स्पष्ट कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि इन संख्याओं के माध्यम से हम बच्चों को बहुत सारे प्रारूपों को भी सिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई एक संख्या 10 लें, अब हम बच्चों को बोलें कि क्या हम 10 को 2 संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं? तो बच्चों को ये थोड़ा सोचने के लिए उनको समय दें कि हाँ, लिख सकते हैं कि नहीं। तो हो सकता है एक आध बच्चा हमको बता भी दे। तो हम नहीं बताता तो फिर हम उनको बताते हैं, कुछ प्रारूप लिखते हैं। जैसे हमने लिखा 9 10 को लिखना है 1 धन 9, 2 धन 8, 3 धन 7, 4 धन 6। अब हम बच्चे से पूछें कि क्या इसको देखने से आपको कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ मतलब प्रारूप मिल रहा है क्या? तो हो सकता है कि बच्चों के कुछ बच्चे जिनका ऑब्जर्वेशन अच्छा होता है तो कुछ बता भी सकते हैं, और नहीं बताते तो फिर हमको उनको ये अवधारणा स्पष्ट करनी है कि आप ध्यान से देखें, तो जो बाईं ओर की जो पहली संख्या है उसमें 1-1 बढ़ रहा है। 1 धन 9, 2 धन 8। यहाँ 1 से 2 हुआ, यहाँ 9 से 8 हुआ। तो बाईं ओर की संख्या 1 बढ़ती जा रही है और दाईं तरफ की संख्या उसी क्रम में 1-1 क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। तो इससे बच्चों को प्रारूप क्या हो सकता है संख्याओं के बीच, उसकी समझ भी आ सकती है। तो और उसके अंतर्गत जो और हमारी अपेक्षाएं हैं वो हैं बच्चों को चर, राशियां, व्यंजक, समीकरण, सर समीकरण से संबंधित अवधारणाओं को भी समझना चाहिए, और उन अवधारणाओं उनका प्रयोग दैनिक जीवन से संबंधित जो हमारी समस्याएं आती हैं उनमें भी हम कर सकते हैं। जैसे अपन बहुत सी ऐसी दैनिक जीवन की समस्याएं देखते हैं कि मान लीजिए राम की आयु 5 वर्ष है, उसके पिता की आयु उससे 3 गुनी है, तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी आयु। इस प्रकार से हम बहुत से प्रश्न ऐसे बना सकते हैं। तो उसमें यदि बच्चे को व्यंजक, समीकरण, इन सब का ज्ञान होगा, तभी बच्चा आगे जाके दैनिक जीवन में इन समस्याओं को हल कर सकता है, प्रश्न बना सकता है और हल कर सकता है। और हम बच्चों को ये भी अवसर दें कि अब आप खुद अपने इन पे आधारित प्रश्न बनाएं, तो वो भी अपेक्षाएं अपन बच्चों से कर सकते हैं। फिर ज्यामिति में अपन देखें कि यदि हम त्रिभुज की बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न रहते हैं कि एक यदि कोई त्रिभुज हमको दिया जाए, मान लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज है, और हमको ये बाहर कहा जाए कि समद्विबाहु त्रिभुज की पहले उनसे विशेषताएं उनको मालूम होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। तो उनको हम उस नाम से पहले उसकी अवधारणा निकलवाएं कि समद्विबाहु मतलब सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2 और बाहु मतलब भुजाएं। तो बराबर 2 भुजाएं जिस त्रिभुज में हो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। फिर हम बच्चों को ये पहले प्राइमरी स्तर पर अवधारणा बता देते हैं कि किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं। जैसा कि अभी अपन ने कोण पे भी चर्चा की। कोण मतलब 2 भुजाओं के बीच का जो झुकाव होता है,
उसकी हम अवधारणा बच्चों को कई बार पेंसिल, कुछ नहीं हमारे पास केवल पेन या पेंसिल है तो हम क्लास में केवल पेन पेंसिल से लेके भी कोण की अवधारणा बता सकते हैं। यदि हमने 2 पेंसिल ऐसी अभी रखी हैं, बिल्कुल संपाती हैं, कोई मूवमेंट नहीं है, तो वो उन दोनों के बीच का कोण 0 है। यदि हम धीरे-धीरे अपने पेंसिल को उठाते जा रहे हैं तो ये कोण झुकाव जो है बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार हम पेंसिल के माध्यम से भी कोण की अवधारणा बच्चों को कक्षा में बता सकते हैं बिना कोई अतिरिक्त सामग्री का उपयोग किए। तो हम उनसे, यदि हमको उस बच्चों को समीकरण का ज्ञान हो जाता है, समीकरण बनाना बच्चा सीख जाता है, तो यदि हम उनसे बोलें कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में 2 कोण, क्योंकि 2 भुजाएं समान है तो उनके सम्मुख कोण भी समान होंगे, तो 2 कोण यदि हम आपको 50 अंश के दे रहे हैं तो तीसरे कोण की माप हम कैसे निकालेंगे? तो यदि बच्चे को समीकरण बनाना आता है तो बच्चा समीकरण को बना के, पहले तो समीकरण बनाएगा और फिर उस समीकरण को यदि हल करना आता होगा तभी बच्चा उस प्रश्न को हल कर पाएगा कि तीसरे कोण की माप क्या होगी। तो ये सब चीजें हमको समीकरण को बनाने के लिए भी जो आवश्यक चीजें हैं, आवश्यक बातें हैं, वो अवधारणा बच्चों को बहुत अच्छे से स्पष्ट करनी पड़ेगी, तभी जाके बच्चे इस प्रकार के जो शाब्दिक प्रश्न हैं, जहां पर समीकरण बना के खुद से समीकरण का हल निकालने की आवश्यकता होती है, तभी बच्चा कर पाएगा। फिर हमको बहुत सारी आकृतियां जो होती हैं वो तो हम कक्षाओं में, जैसे ज्यामितीय आकृति, जो प्राथमिक ज्यामितीय आकृतियां अपन बच्चों को पढ़ाते हैं, आयत, वर्ग, त्रिभुज, ये सब चीजों की समझ हम बच्चों को कक्षा में ही बहुत सारी चीजों के माध्यम से दे सकते हैं। हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे आसपास होती है और उन्हीं आसपास की चीजों को हम दिखाकर बच्चों को उस आकृति की समझ उनमें पैदा कर सकते हैं। फिर उसके बाद है बच्चों को 3D आकृतियां और 2D आकृतियां क्या होती हैं, तो वो बच्चों को बताना बहुत अच्छे से जरूरी है। जैसे मान लीजिए ये कॉपी है हमारी, इस कॉपी में जो एक पेज है, ये हमारी आकृति में हम केवल इसकी मोटाई कुछ ना कुछ तो होगी, हम नहीं नाप सकते, बट इसमें हमको जो मूर्त रूप से दिख रही है वो केवल लंबाई चौड़ाई दिख रही है। तो ऐसी आकृतियां जो समतल पे ही हो और उनकी मोटाई ना हो, वो समतल से ऊंचाई पे ना हो, तो वो आकृतियां 2D होती हैं। फिर 3D आकृतियां क्या होती है, जैसे मान लीजिए हमने एक एक पेज को जोड़ के एक पूरी कॉपी बना दी, तो अभी हम ये देखें कि ये कॉपी की जो मोटाई है, इसने समतल से स्थान, स्पेस में स्थान घेर लिया, तो ये आकृति हमारी 3D है। तो इस प्रकार से हम बच्चों को 2D और 3D आकृतियों की समझ भी दे सकते हैं। मतलब उनको ये बताना बहुत जरूरी है कि 2D क्यों है, 3D क्यों है। कमरे का, अपन कमरे में जिस कमरे में बच्चे बैठे हैं उस कमरे से हम उनको 3D आकृतियों का, 2D आकृतियों के लिए फर्श का हम उनको बता सकते हैं कि फर्श केवल समतल है, उसमें ऊंचाई नहीं है। तो हम इस प्रकार से 2D और 3D आकृतियों की समझ भी बच्चों को दे सकते हैं। और उनमें बच्चों में तर्क, गणितीय तर्क देना बच्चों को आना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 5 धन 7 बराबर 12, तो 5 धन 7 बराबर 12 बच्चे ने कैसे बताया, क्योंकि उसको योग की जोड़ की अवधारणा मालूम थी, ये तर्क मालूम था। बच्चा बता सकता है कि हमने 5 और 7 दो चीजों को मिलाया है। दो, एक समूह में यदि 5 वस्तुएं हैं, दूसरे में 7 हैं, और यदि हम दोनों समूह की वस्तुओं को मिला दें, मिलाना मतलब योग करना, जोड़ना, तो बच्चा बता सकता है तभी कि ये 12 क्यों आया। तो इस प्रकार से बच्चों में गणित के प्रति तर्क भी होना बहुत, उनको समझना बहुत जरूरी है। जब बच्चा तर्क समझ पाएगा तभी आगे वो अपने गणित को हल करने में सक्षम हो पाएगा। और दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि जैसे बच्चों को आंकड़ों के बारे में भी हमको बच्चों को बताना, और उनको आंकड़ों को इकट्ठा करके कैसे उनको ग्राफ और तालिका में, आंकड़ों के लिए हम बच्चों को जैसे बताते हैं कक्षा में, बहुत सिंपल बच्चे सभी देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हम अपने गणित विषय की बात करें कि मान लीजिए हमने किसी महीने गणित का टेस्ट लिया, 10 नंबर का हमने बच्चों से टेस्ट लिया, तो हम बच्चों को बताते हैं कि मान लीजिए 20 बच्चों ने हमारा टेस्ट दिया, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उनकी कॉपी, या तो हमने कॉपी इकट्ठी कर ली बच्चों की और हमने चेक करके लिख दिया, या फिर मान लीजिए बच्चों को आपस में कॉपी चेंज करा के हमने मान लीजिए चेकिंग करवाई, तो हम क्या करेंगे, पहले शुरुआत में एक एक बच्चे से उनके गणित नाम लिखेंगे, बच्चे के गणित के नंबर पूछ के इकट्ठा करेंगे। तो ये हमने बच्चों को बता दें कि हमने आंकड़े इकट्ठे किए हैं। अब इन आंकड़ों को हम यदि इकट्ठा कर रहे हैं तो हम इन आंकड़ों को इकट्ठा करने का हमारा कोई उद्देश्य है, हम कोई भी काम बिना उद्देश्य के नहीं करते। हमने यदि आंकड़े इकट्ठे किए हैं तो हम उन आंकड़ों से बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करेंगे। जैसे कि हमने उन आंकड़ों को इकट्ठा करने के बाद हमको बच्चे क्लास में पता करना है कि कितने बच्चे हमारे पास हुए, कितने फेल हुए, कितने बच्चे ए ग्रेड में आए, कितने बी में, कितने सी में, डी में, इस प्रकार से ये जानकारी हमको मिल सकती है। फिर हम देखते हैं कि उस विषय में कौन सा बच्चा हाईएस्ट नंबर मिले हैं, किसको सबसे कम नंबर मिले हैं,
तो और हम इन आंकड़ों को संधारित करके आगे के समय के लिए भी सुरक्षित रखते। तो बच्चों को ये बहुत जरूरी है आंकड़ों को का संकलन करना सिखाना भी, और उनको ग्राफ और तालिका के माध्यम से और फिर उनके माध्यम से जानकारियां, बहुत सारी जानकारियां कलेक्ट करना, ये बच्चों को खुद भी आना चाहिए। तो इसकी समझ जब हम बच्चों को दे देंगे और फिर बच्चों को इसके लिए हम गतिविधि भी दे सकते हैं। कुछ बाहरी परिवेश से बच्चे आंकड़े इकट्ठे करके लाएं और उस पर क्लास में चर्चा करें आपस में, तो बच्चों की समझ और पक्की हो जाएगी उस विषय के प्रति, इस टॉपिक के प्रति। बिल्कुल। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम की अपेक्षाएं हमें पता चल गई, तो प्रकाश सर अब आप हमें बताइए कि इस स्तर पर गणित अध्ययन के क्या-क्या उद्देश्य तय किए गए हैं? जी सर, बच्चों से जो अपेक्षाएं की जाती हैं वो हैं, जैसे संख्या के जो मूर्त विचार हैं, तो वहां से वो संख्या की ओर अग्रसर हो सके, संख्याओं के बीच संबंध देखें, पैटर्न वगैरह क्या बन रहा है वो ढूंढें। तीसरा, चर, अचर, व्यंजक, समीकरण, सर्व समीकाएं, इनकी समझ सकें इनको, और इनका प्रयोग भी करना सीख सकें। ये हमारे उद्देश्यों में आता है। वास्तविक जीवन की जो समस्याओं को हल करने के लिए अंक गणित, बीज गणित, जो भी प्रयोग वो करना है, और अर्थपूर्ण जो अर्थ, जैसे अभी मैडम ने ग्राफ वगैरह की चर्चा की थी, ग्राफ देख करके जैसे एर्थ वगैरह में पाई चार्ट वगैरह है, तो ये पाई चार्ट से वो माने आंकड़े निकाल सकें और आंकड़ों से पाई चार्ट बना सकें, या जो भी आपका दंड आलेख वगैरह है वो बना सकें, ये समझ भी अर्थपूर्ण बना सकें। त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज जैसी आकृतियों में सममिति की खोज कर सकें, माने समान कैसे हैं कैसे नहीं है, ये उनमें बच्चों में आ जाए। छठवां पॉइंट है परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन। ये तीन चीजें हमारे मेंसुरेशन माने क्षेत्र मिति में बहुत ज्यादा उपयोग होती है, तो उसके संदर्भ में समझ विकसित कर सके बच्चा, और दैनिक जीवन की समस्याओं जो आती हैं उनको हल करना भी सीख सके और उनका उपयोग भी कर सके। सातवां है गणितीय संदर्भ में स्वयं द्वारा खोजे गए निष्कर्षों को तर्क संगत, माने जो भी उसने गणितीय संदर्भ में जो सीखा है और फिर स्वयं उसको निकाला है, उसके संघर्षों माने निष्कर्षों जो खोज की है उसके निष्कर्षों को तर्क संगत सिद्ध करने के लिए उचित कारण और ठोस तर्क प्रस्तुत कर सके, जिसमें उसकी जो खोज है उस पर माने ज्यादा डिस्कशन ना हो, और उसके आगे हम अपने दैनिक जीवन में और लोगों को सहयोग करने के लिए ला सकें। आठवां है परिवेश से प्राप्त जानकारियों को एकत्र कर आलेखों और सारणीबद्ध, जो सारणी बनती है उसमें वो प्रस्तुत कर सके। तो बच्चों की से यही अपेक्षाएं की जाती है और हमारे टीचरों से कि बच्चे इस स्तर तक तो थोड़ा सा सीख सके। सर, गणित अध्ययन के अभी तक हमने उद्देश्य जाने, हमने पाठ्यक्रम की अपेक्षाएं जानी। इसी क्रम में सोनल मैम गणित हेतु सीखने सिखाने की प्रस्तावित कुछ प्रक्रियाओं और उनके प्रतिफल के बारे में क्या आप हमें बताना चाहेंगे? आप किसी एक कक्षा को आधार ले सकती हैं। चलिए आप 8वीं का ही आधार लेकर बता दीजिए। तो कक्षा 8वीं के स्तर पर यदि हम बात करें तो हम सबसे पहले जो परिमेय संख्याएं हैं उन पर संक्रियाओं के साथ उदाहरण खोजें। जैसे अपन पहले परिमेय संख्याओं के बारे में बच्चों को बहुत अच्छे से नॉलेज दे दें कि परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। उसके पहले हम भिन्न की अवधारणा बच्चों को बता चुके होते हैं। तो भिन्न को और परिमेय संख्या को लेकर सबसे पहला तो हमें उनको डिफरेंस बताना बहुत जरूरी है बच्चों को कि परिमेय संख्या दोनों में अंश और हर होता है, लेकिन ये परिमेय संख्या हर परिमेय संख्या भिन्न क्यों नहीं होती। हर भिन्न संख्या परिमेय होती, लेकिन हर परिमेय संख्या को हम भिन्न क्यों नहीं कहते। तो ये सब हमको अवधारणाएं बच्चों को परिमेय संख्या, और फिर उसके बाद उन पर संक्रियाएं कैसे करते हैं, संक्रियाओं में जोड़ कैसे करते हैं, घटाना, गुणा, भाग हम किस प्रकार करते हैं, ये हमको उनको एक प्रस्तावित प्रक्रिया के रूप में ले सकते हैं। फिर 3 अंकों तक की संख्याओं पर विभाज्यता। विभाज्यता मतलब बहुत उपयोगी चीज है। विभाज्यता तो एक, जैसे मान लीजिए हमको कोई संख्या दे दी जाए और हमसे बोला जाए कि आप उस पर 2 से वो संख्या विभाज्य होगी कि नहीं, तो हमको बच्चों को पहले ये समझ विकसित करनी है कि ये संख्या 2 से विभाजित क्यों होगी, क्यों नहीं होगी। तो हमको उसके कुछ
बताने पड़ेंगे, अवधारणा बतानी पड़ेगी कि आपको क्या चीज देख के ये बताना है कि वो संख्या में 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। इसी प्रकार हमको 3 से विभाज्यता भी बताना है, क्योंकि जैसे हम गुणनखंड जब करते हैं तो बच्चों को विभाज्यता यदि मालूम होगी तो बच्चा गुणनखंड बहुत अच्छे से कर लेगा, और यदि विभाज्यता की उनको जानकारी नहीं है तो बच्चे को मतलब भाग जाएगा कि नहीं जाएगा ये बताने में बहुत कठिनाई होगी, बच्चा वहीं पर रुक जाएगा। इसी प्रकार 3 से, 5 से, 6 से, 8 से, 4 से, 9 से, 11 से, सब विभाज्यताएं बच्चों को हमें बताना बहुत जरूरी है। और ये विभाज्यताएं बच्चों को आगे जाके बड़ी संख्याओं में उन संख्या से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा ये पता करने में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। फिर बच्चों को वर्ग, वर्गमूल, अच्छा वर्ग की अवधारणा हम बच्चों को ज्यामिति से जोड़ के बता सकते हैं कि यहाँ पर जो हम वर्ग पढ़ रहे हैं उसका ज्यामिति से क्या संबंध है। जैसे हम देखते हैं कि ज्यामिति में जो हम वर्ग पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि चारों भुजाएं उसकी एक सी होती हैं, और जब हम उसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो भुजा गुणित भुजा करते हैं, भुजा का वर्ग करते हैं। तो उस ज्यामिति के वर्ग को हम अपने यहाँ जो घात होती है वर्ग, 2 घात होती है जिसको हम वर्ग कहते हैं, तो उससे जोड़ के उनको बता सकते हैं। फिर हम वर्ग को से वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो हम बता सकते हैं कि जो हमारी किसी संख्या का वर्ग आता है, वर्ग करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, और यदि हम उसी को उल्टे क्रम में उसका प्रक्रिया करें तो वो हमको उसका वर्ग प्राप्त हो जाता है। तो वर्ग और वर्गमूल को एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया मान के हम उनको ये अवधारणा बता सकते हैं। इसी प्रकार घन और घनमूल, घन और घनमूल के लिए हम आपकी अपनी ज्यामिति में जो घन और घनाभ होते हैं उनसे हम उनको घन से जोड़ के बता सकते हैं। जो घन होते हैं हमारे ज्यामिति में बच्चे पढ़ते हैं, ज्यामिति के उदाहरण तो हम बहुत सारे बच्चों को दे सकते हैं, जैसे कि एक ज्यामिति का उदाहरण हम बता सकते हैं। ये मैडम ने सर एक बनाया था घन के लिए, बहुत बढ़िया। ये घन कैसे बन सकता है बच्चों को, ये देखिए ये पूरा एक घन बन गया। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार से इस चित्र के माध्यम से बता सकते हैं घन के लिए कि घन जो होता है, अपन जो किसी संख्या की घात 3 करते हैं उस घन को हम यहाँ इस घन से जोड़ के, ज्यामिति के घन से जोड़ के बता सकते हैं, ये अवधारणा। फिर पूर्णांकों पर घातांकों के नियम, जैसा कि अपन देखते हैं कि घातांक बहुत जरूरी चीज है। जब बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं होती है तो हमको घातांक के रूप में लिखने से हम उन संख्याओं को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। तो घातांकों की अवधारणाएं पूर्णांकों पर कैसे हम कर सकते हैं, तो उसके संबंधित हमको पूरी जानकारी बच्चों को बताना चाहिए। उसके अंतर्गत उनके जो नियम है घातांकों के, वो हमको उनसे उनकी प्रक्रियाएं उसके अंतर्गत करानी चाहिए। फिर विभिन्न स्थितियों का अवलोकन कर समीकरण बनाना, और एक नियम है वितरण नियम। वितरण नियम के द्वारा हम किस प्रकार से अपनी समस्या को हल कर सकते हैं। तो वितरण नियम बच्चों को उसके शब्दों मतलब उस वितरण नियम को समझाने के लिए हमको बताना चाहिए कि वितरण नियम क्या है। 2 संख्याओं के जोड़ पर गुणा कैसे वितरित होता है, मतलब यदि हम उसको शब्द को लेके बताएं कि योग पर गुणा का वितरण नियम, तो योग पर गुणा वितरण मतलब कैसे फैलता है, तो हम उस संख्या बाहर गुणा जिससे कर रहे हैं उसका उस योग वाली प्रत्येक संख्या से गुणा करें। तो हम इस प्रकार से वितरण नियम के की गतिविधियां भी बच्चों को करा सकते हैं, कुछ संख्याएं लेकर, कुछ संख्याएं उनको देकर, और फिर हम बच्चों से कह सकते हैं कि कैसे इस पे हम वितरण नियम लागू कर सकते हैं। तो ये सब समझ बच्चों को हम प्रस्तावित प्रक्रिया के अंतर्गत दे सकते हैं। फिर उसमें परिमेय संख्याओं के लिए हम योग और अंतर और गुणन भाग के लिए एक पैटर्न भी समझा सकते हैं, बच्चे पैटर्न बनाना भी सीख जाए उसके अंतर्गत। और परिमेय ये बता सकते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हम अनंत परिमेय संख्याएं कैसे निकाल सकते हैं। तो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकाली किस प्रकार जाती हैं, ये हमको उनको बच्चों को अवधारणा हमको देना है, और फिर उसके बाद हमको बच्चों से कुछ प्रश्नों के माध्यम से उसको हल कराना है। फिर विभाज्यता के नियम तो अपन ने देख ही लिए कि उनको विभाज्यता जो हमने सिखाई है, फिर हम बच्चों से ही बोले कि आपस में 2-2 के समूह बना के एक बच्चा आपको प्रश्न दे और फिर आपसे पूछे कि ये संख्या इससे विभाज्य है कि नहीं है। तो हम इसकी बच्चों के लर्निंग आउटकम के तहत बच्चों को ये गतिविधियां करा सकते हैं ग्रुप के माध्यम से भी। और वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल से संबंधित प्रश्न फिर बच्चों को हम अवधारणाएं दे देते तो बच्चों को भी उसको हमको अपने करने के लिए प्रेरित करना है कि आप खुद से संख्याएं लें और उनको वर्ग और वर्गमूल निकाल के प्रश्नों को हल करें। और बीजी व्यंजकों का गुणा ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो बीजी व्यंजकों की समझ बच्चों को देना जरूरी है कि बीजी व्यंजक एक्चुअल में होता क्या है। तो जब हमको बेसिक ज्ञान, उनको अवधारणाएं पूरी क्लियर होंगी तभी जाके आगे बच्चे इन सब गुणा, भाग, जोड़, घटाना बीजी व्यंजकों के कर सकते हैं। तो बीजी व्यंजकों के लिए हमको ये बताना बहुत जरूरी है
कि अंक गणित में हम केवल अंकों और संख्याओं के माध्यम से ही गुणा जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं, लेकिन बीजी व्यंजक क्या होता है? बीजी व्यंजक हमारे बात को, हमारी किसी वाक्य को व्यक्त कर, गणितीय रूप में व्यक्त करने का एक तरीका होता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एक टोकरी में 2 आम है, 3 सेब हैं। हमने अपनी वाक्य को भाषा के माध्यम से बोला। अब हम बच्चों से बोलें कि हम इस वाक्य के माध्यम से हम इस वाक्य को गणित में कैसे व्यक्त कर सकते, गणित की भाषा में। तो हम 2 आम धन 3 सेब बोल रहे हैं, तो हम बच्चों को बता दें कि बीजी गणित में जो हम बीजी व्यंजकों का प्रयोग करते हैं उसमें हम आम और सेब की जगह अक्षर संख्याएं जो कि इंग्लिश के अल्फाबेट्स हमारे होते हैं उनको लेके हम व्यंजक बना सकते हैं। तो आम की जगह हम x ले लें और सेब की जगह y ले लें, तो हमारा एक बीजी व्यंजक बन जाएगा 2x धन 3y। तो इस प्रकार जब हम बच्चों को बीजी व्यंजक पहले बनाना सिखाएं कि बीजी व्यंजक होता क्या है, और फिर उसके बाद हम उन बीजी व्यंजकों का जोड़ घटाना गुणा भाग की समझ उनको दें और फिर उनसे उस प्रश्नों को उनके संबंधित हल करवाएं, तभी बच्चे बीजी व्यंजकों को हल कर सकते हैं। बीजी व्यंजक तो बच्चों को सर बहुत कठिन लगता है, क्योंकि उनको बच्चों को बीजी व्यंजक की अवधारणाएं नहीं स्पष्ट होती हैं। समान पद क्या होते हैं, सजातीय विजातीय पद क्या होते हैं, ये सब बच्चों को अवधारणाएं हमको जब हम चैप्टर शुरू कराते तो ये बेसिक ज्ञान बच्चों को देना बहुत आवश्यक है, तभी बच्चा रुचि लेकर आगे गुणा भाग जोड़ घटाना कर सकता है बीजी व्यंजकों के, अदरवाइज तो उनके लिए बहुत कठिन है ये। लर्निंग आउटकम बताते हुए सोनल मैम, आप बच्चों की रुचि की बात कर रहे थे, तो किसी भी विषय को बच्चों के लिए रुचिपूर्ण बनाने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक विषय को तो गहराई से जाने ही, साथ ही विषय सिखाने के बारे में भी जाने। और इस इकट्ठे ज्ञान को ही अगर हम एब्रीविएटेड फॉर्म में बोले तो हम लोग पीसीके कहते हैं, अर्थात पेडागॉजिकल कंटेंट नॉलेज। इस सीक्वेंस में प्रकाश सर आपसे जानना है कि गणित को रुचिपूर्ण बनाने के लिए कौन सी क्रियाएं आवश्यक होती हैं? जी सर एक वही बात आ गई कि रुचिपूर्ण, और मैंने शायद अपनी बात यही से शुरू की थी, बच्चे में रुचि करने के लिए। तो अपने यहाँ जनरली क्या होता है, प्राथमिक स्तर पर मैंने जो अनुभव किया है कि शिक्षक तो भागीदारी करते ही है, शिक्षक तो पढ़ाते ही है, लेकिन बच्चे उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। तो सबसे पहला जो पॉइंट है मेरा, यदि आपको रुचिपूर्ण बनाना है अपना गणित विषय, तो उसके लिए आप बच्चों को सहयोग लें, बच्चे उसमें भागीदारी करें। दूसरा है जुड़ाव, विद्यार्थियों का विषय के प्रति जुड़ाव जो है वो होना बहुत आवश्यक है, तभी बच्चे क्या है रुचिपूर्वक उसको समझेंगे और गहन अध्ययन करके सहभागिता करेंगे और उसको अवतरित माने अपने ऊपर लागू करेंगे और बहुत जल्द सीखेंगे। तीसरा है अवलोकन, उनमें अवलोकन करने की क्षमता का भी विकसित होना बहुत आवश्यक है। चौथा परिकल्पना, गणना और सत्यापन, माने गणना वगैरह कर सके वो। और कोई चीज अभी जो हमारे यहाँ कुछ आजकल कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिनमें सत्यापन करना पड़ता है, तो सत्यापन भी करना सीख सके कि माने वो सही है या गलत है, जो भी एक माने बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये उस बच्चे में आना भी सीख सके। फिर है पांचवा समस्या बनाना। अच्छा, ये भी एक बड़ा विचित्र पॉइंट हमारी बुक में दिया था, समस्या बनाना, जबकि अपन समस्या को सुलझाना जानते हैं, लेकिन इसमें भी समस्या बनाना। तो जो भी समस्या यदि वो बना सके, उससे क्या होता है, एक खोजी प्रवृत्ति बनती है। जैसे मैडम ने अभी उदाहरण दिया एक 2 आम और 3 सेब का, ऐसे करके वो कई थोड़ी से और भी क्वेश्चन उसमें ऐड करके समस्याएं बना सकता है, और फिर अपने जो सहभागी बच्चे हैं या शिक्षक है उनसे ये क्वेश्चन कर सकता है कि सर आप हमको इस पर पैटर्न बना के दिखा दें। तो ये समस्या बनाना, समस्या सुलझाना, ये तो है ही। दृश्यीकरण और निरूपण भी बच्चे में होना चाहिए। संबंध स्थापित करना, चाहे वो बाहरी वातावरण से हो चाहे खुद के ऊपर लोकल व्यवहारिक जीवन में उपयोग करना हो। तर्क बच्चे में आना चाहिए, क्या क्यों और कैसे, 3 चीजें तो चलती हैं सर हमारे जीवन लाइफ में। गणितीय संचार वगैरह हो, इन बिंदुओं के आधार पर जो है बच्चों को हम रुचिपूर्ण बना सकते हैं। थैंक यू सर।
सोनल मैम, आपसे अब यह जानना है कि प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का मूल्यांकन ये किन बिंदुओं पर होना चाहिए और अगर आकलन करें तो किसका किया जाना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का जो मूल्यांकन है, वो पहला तो बच्चे गणित किस प्रकार सीखते हैं, इसकी हमको समझ होनी चाहिए कि बच्चे को हम गणित किस प्रकार से सिखा सकते हैं। हमारे बच्चे किस आधार पे हम उनको क्या पॉइंट्स ऐसे से बताएं कि बच्चा गणित में रुचि लेकर गणित को सीखे। मतलब हम अपनी अकेले नहीं कि हमने यदि बता रहे हैं तो बच्चा सीख ही रहा है, हमको बच्चे को भी लेके चलना है कि बच्चा हमारा किस प्रकार से उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझ सकता है। तो हमको एक तो उस आधार पर बच्चे का मूल्यांकन करना चाहिए। दूसरा है गणितीय अवधारणाओं और दैनिक जीवन में उनके अनुप्रयोग का विकास कर सके। मतलब हमको, जैसा अपन ने बार बार ये बोलते हैं कि बच्चे को बेसिक ज्ञान नहीं होने से बच्चा गणित में रुचि नहीं लेता, तो हमको हर टॉपिक को पढ़ाने के पहले बच्चों को अवधारणाएं स्पष्ट करना जरूरी है। अवधारणाएं स्पष्ट होंगी तब हम देखें कि उस अवधारणा के आधार पर बच्चे का मूल्यांकन करें कि बच्चा उस पर्टिकुलर टॉपिक को या विषय को कितने अच्छे से कर पा रहा है। तो हम उनकी अवधारणा और साथ ही उनको हम दैनिक जीवन से भी जोड़ के हम उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। कुछ बाहरी ऐसी परिवेश से संबंधित बातों को भी पूछकर हम उनका मूल्यांकन कर सकते हैं कि बच्चा कितना उस टॉपिक को समझ पा रहा है। फिर बच्चों के सामाजिक और व्यक्तिगत गुणों का विकास करके भी हम उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। इस प्रकार हम इन 3 बिंदुओं के आधार पर बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। चलिए आप ही के बातों के क्रम को आगे बढ़ाते हैं सोनल मैम। मूल्यांकन के आपने जो 3 बिंदु बनाए थे, अब अगर आकलन के परिप्रेक्ष्य में हम देखें कि आकलन हमें किसका करना चाहिए, तो आकलन हमें करना चाहिए गणितीय संचार का कि किस तरीके से उनमें हो रहा है। समस्याओं को हल करने के लिए गणितीय ज्ञान का वो दैनिक जीवन में उपयोग कैसे कर पाते हैं, गणित के प्रति उनकी रुचि क्या है, ये सारे आकलन के बिंदु हैं। गणितीय संचार, गणित के प्रति रुचि, समस्याओं को हल करने के लिए गणितीय ज्ञान का उपयोग, अवधारणाएं और प्रक्रियाओं का हमें आकलन करना चाहिए। गणितीय तर्क जो बार-बार आप बता रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग, इसका आकलन करना चाहिए। फिर सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का आकलन करना चाहिए। तो ये सारे जो है ये हमारे आकलन के बिंदु हैं। तो मूल्यांकन का आपने बताया, आकलन की हमने चर्चा की, तो शिक्षक ये समझ सकेंगे कि मूल्यांकन किन बिंदुओं का करना चाहिए, आकलन में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हुए अगर हम जानना चाहें प्रकाश सर से कि भिन्नों के विभाजन की अवधारणा बच्चों में विकसित करने की कोई सी गतिविधि आप अगर बताएं तो काफी अच्छा होगा। जी सर। सर, यदि बच्चों को सबसे पहले तो यदि भिन्न की अवधारणा समझना है तो उसको जो पूर्ण संख्याओं के जो भाग जो प्राइमरी स्तर पे सिखाए जाते हैं, और तो भाग की संक्रिया वो पूरी उसको आना चाहिए, उसको अवधारणा से परिचित होना चाहिए। भिन्न की थोड़ी बहुत अवधारणा भी उससे अपन को निकलवाना है, और जहां तक हो सके उससे थोड़ा सा बोले कि आप उसकी जो पुस्तक में पाठ के पहले जो थ्योरी दी जाती है उसको पढ़ने का, समझने का प्रयास करें। फिर बच्चे के दिमाग में वही भिन्न बार बार वो शब्द आने लगेगा। उसके बाद एक छोटी सी जो गतिविधि है वो ये है कि मैंने ये 8 पेज लिए हुए हैं, ऐसे ये 8 पेज हैं। अब यदि इन 8 कागजों को हम समान रूप से विभाजित करते हैं या समूहों में बांटते हैं, यदि 8 पेज हैं और हर एक को हम एक एक पेज देते हैं तो हमारे कितने समूह बनेंगे सर? 8। यदि हम 2-2 समूह में रख के पेजों का 8 पेजों का वितरण करें तो समूह कितने बनेंगे सर? 4, क्योंकि 2-2 पेज एक समूह को मिलेगा। 2 चौको 8, इस तरीके से। या 8 में हम 2 का डिवीजन कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, तो उत्तर आ जाएगा 4। यदि हम 4 कागजों को ले लें, उन 4 कागजों को हम कितने समूह में बांट सकते हैं? स्वाभाविक है 2 ही समूह आएंगे। वही 8 में यदि हम 4 का भाग दे दें तो 2 समूह का उत्तर आ जाता है। इसी प्रकार हम ये 8 कागजों में से एक एक सबको बांट देंगे तो 8 भागित 8, एक प्रत्येक को एक कागज मिलेगा। इस तरीके से उनको भिन्न समझा सकते हैं। अब भिन्न के बाद जो मेन चीज होता है कि मान लीजिए अंश पूर्ण संख्या है, लेकिन हर में यदि भिन्न संख्या आ गई तो उसका अवधारणा कैसे समझाई जाए। तो जैसे हमारे पास 8 कागज थे,
8 कागज में से मैंने प्रत्येक को आधा कर दिया, तो क्या हो गया 8 भागित एक कागज का हाफ, 1/2। तो ये जो है 2 है। जब हम ऐसे गिनेंगे हर कागज को तो हमारे पास कितने पीस हो जाएंगे सर? 16। इसका मतलब 8 में 2 का गुणा हो रहा है, तो 8 भागित 1/2। ये 2 कहाँ चला जाता है? अंश की तरफ पलट करके, तो 8 गुणित 2 कितना हुआ? 16। तो ये हमारे पास 16 टुकड़े बन जाते हैं। इस तरीके से भिन्नों की जो छोटी सी एक अवधारणा, जो छोटी सी गतिविधि थी, जो मुझे समझ में आई, मैंने आप लोगों की ओर रखी। थैंक यू सर। बहुत ही अच्छी गतिविधि प्रकाश सर आपने बताई। भिन्न मतलब फ्रैक्शन के ही रेफरेंस में अगर बात करें तो सोनल मैम, क्या आप इनके गुणन की अवधारणा को विकसित करने की किसी गतिविधि के बारे में चर्चा करना चाहेंगे? इसके लिए पहले तो सर मैं एक प्रश्न लेती हूँ कि एक विद्यालय में 7वीं कक्षा के 5 खंड हैं और क्षेत्र भ्रमण पर जाने के लिए हर एक कक्षा के अध्यापक को अपनी कक्षा को 5/6वें भागों में विभाजित करने कहा जाए। यदि प्रत्येक भाग को एक बस की आवश्यकता है, तो हमें ये बताना है कि क्षेत्र भ्रमण के लिए उस स्कूल में कितनी बसों की आवश्यकता होगी, तब बच्चे क्षेत्र भ्रमण के लिए जा सकते हैं। तो क्षेत्र भ्रमण में जो कुल बसों की संख्या निकालने का जो तरीका होगा, वो हमारे पास कुल खंड 5 हैं और हर एक अध्यापक को 5/6वें भाग को लेने के लिए कहा है। तो यदि हम इस पूर्ण संख्या 5 में इस 5/6 जो कि एक उचित भिन्न है, इससे यदि हम भाग दें तो हम बसों की संख्या निकाल सकते हैं। अब इस भाग को हम बता सकते हैं कि यदि हम एक पूर्ण संख्या में एक भिन्न से 5/6 से हम भाग दे रहे हैं, तो हम कैसे इसका बच्चों की संख्या निकाल सकते हैं। तो हम बच्चों को बता सकते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हम 5/6 की व्युत्क्रम संख्या 6/5 लेकर हम विभाजन के चिन्ह को गुणा में बदल दें, और जब हम हल करेंगे तो हमको बसों की संख्या अर्थात 6 मिल जाएगी। इस प्रकार हम विभाजन और गुणन के द्वारा भिन्नों की अवधारणा को समझा सकते हैं और उससे संबंधित प्रश्नों को भी हल करा सकते हैं। गणित पे लगातार आप सब चर्चा कर रहे थे कि यह एक अमूर्त विषय है, लेकिन इसके साथ ये अमूर्त विषय के साथ अच्छी बात ये है और इसी कारण से गणित सीखना आसान भी है कि इसे हम मूर्त चीजों से सीखते हैं, अपने आसपास होने वाली गतिविधियों से सीखते हैं। तो प्रकाश सर, आज का एकदम अंतिम प्रश्न आपसे एक गतिविधि के बारे में है कि आपसे एक ऐसी कोई गतिविधि जानना है जिसके माध्यम से घनाकार वस्तुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने में विद्यार्थी सक्षम हो सके। जी सर। सर अभी जैसे वही सोनल मैडम ने ये एक घन बनाया हुआ था, ये एक घन बना है, इसका हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल माने सारे पृष्ठों का निकालना है। यदि हम बच्चों को ऐसे ही समझाते हैं कि इसकी कितने पृष्ठ हैं, तो बच्चे बता देंगे सर 6। और सरल तरीका ये है, जो हमने ये बनाया है, तो इसमें हमने मान लीजिए इसको बता दिया, ये बेटा स्क्वायर में है माने वर्ग में है, और वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है एक साइड का, मान लीजिए भुजा a सेंटीमीटर है, तो ये भुजा भी a होगी, ये भुजा भी a होगी, ये भुजा भी a होगी। तो इसका परिमाप हो गया आपका क्या? 4a। ठीक। और यदि इसका क्षेत्रफल है तो लंबाई गुणित चौड़ाई माने a गुणित a माने a की घात 2। ये केवल एक माने पृष्ठ का आया। ऐसे 6 पृष्ठों का कितना हो जाएगा? तो बच्चा इजीली बता सकता है 6a²। तो अभी यदि मान लीजिए सपोज बच्चे को थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आप इसको खोल दीजिए। अब बता सकते बेटा ये एक का कितना था? a²। ये दूसरा आ गया तो कितना हो गया? 2a²। ये तीसरा आ गया तो कितना हो गया? सर 3a²। ये चौथा आ गया तो कितना हो गया? 4a²। ये पांचवा आ गया तो कितना हो गया सर? 5a²। और ये छठवा बचा था, ये आ गया तो कितना हो गया? 6a²। इस अवधारणा, इस गतिविधि से भी बच्चे को जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका है, ये हम बहुत आसानी से समझा सकते हैं। और इसके लिए कोई ज्यादा विशेष सामग्री की आवश्यकता है नहीं। एक आप कार्डबोर्ड का टुकड़ा काट लीजिए साइज में। थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है कि एकदम ये वर्ग लगे, ऐसा ना लगे थोड़ा आयत वगैरह बन जाए। थोड़ा सा इसकी जो साइज लें
तो स्केल, रबर, कटर और जो छोटी छोटी चीजें हैं, हमने स्केच पेन का उपयोग किया है। स्केच पेन, ऐसी छोटी चीजें लेकर के, सामग्री को लेकर के आप ये बना सकते हैं और इससे बहुत आसानी से समझा सकते हैं। थैंक यू सर। सर घनाभ की भी अपन आकृतियां इसी के, जैसे माचिस, अपना माचिस के पूरे पृष्ठों को खोलकर हम उनको घनाभ के भी ये पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना कि घनाभ कैसे बनता है, उसमें 6 फलक कैसे, क्योंकि कई बार क्या होता है हम उनको आकृति दिखाते तो बच्चे काउंट सामने जो दिख रहा है उसके बाद वो काउंट नहीं करते, तो हम आकृति यदि खोल के उनको दिखा दें कि कैसे ये क्षेत्रफल निकाला जाता है, क्यों ऐसा होता है। तो इसी प्रकार जैसे हमने घन का बताया, वैसे माचिस की डब्बी जो हमारे पास अवेलेबल स्कूलों में भी होती है, तो हम उसके माध्यम से उनको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना भी बता सकते हैं। मैडम चलिए वो बता रही, तो डस्टर तो सब टीचर्स के पास रहती है, डस्टर में तो आराम से बता सकते हैं। वो तो क्लास में रहता है, लेकिन खोलने के लिए यदि अपन देखें तो सब ऐसे उनको एक एक पार्ट की यदि हमको उनकी जानकारी देना है बच्चों को, तो हम इसे खोल के बता सकते हैं कि ये एक समतल बनी आकृति, और इस समतल की आकृति से हम कैसे एक 3D आकृति का निर्माण कर रहे हैं, 3D आकृति का निर्माण कर रहे हैं, तो बच्चों को हम प्रैक्टिकली बता सकते हैं कि क्यों ये आकृति 2D है और क्यों ये आकृति 3D है। यहाँ पर हम 2D और 3D दोनों आकृतियों की समझ बच्चों में विकसित कर सकते हैं। सोनल में बहुत ही अच्छा आप इस गतिविधि को आपने समाप्त किया है, और शायद इसी विधि को तो संश्लेषण और विश्लेषण विधि हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं। तो अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि आज के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत ही विस्तार पूर्वक गणित के जो शिक्षा शास्त्र है, मॉड्यूल 9 है हमारा निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण का, उस पे हमारे एक्सपर्ट द्वय माननीय सोनल जैन में प्रकाश जैन सर ने बहुत ही विस्तार पूर्वक, बहुत ही सरसता के साथ चर्चा की। निश्चित तौर पर यह चर्चा हमारे शिक्षक साथियों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। आप दोनों विशेषज्ञों ने विषय को हमारे इतना सरस बनाया, तो बारी है आपके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने की, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हम लोग